नमस्कार साथियों, आप आशा करते हैं वह बेहतरीन होंगे। और सुबह वाली क्लास जो आई थी 12 बजे, आपने देखा होगा मैथ का। और मैथ के सारे क्लासेस यानी कि सारे जितने भी आपके थर्ड सेमेस्टर के मैथ के क्लास हैं पूरे हमने खत्म कर दिए हैं। मतलब कि थर्ड सेमेस्टर के जो मैथ हैं, जितने भी आपके टॉपिक हैं, सब हमने निचोड़ दे दिया है। आज से ही हमने राजा नौपवन सीरीज स्टार्ट कर दिया है, तो आप देखेंगे अब केवल प्रैक्टिस होगा। अब इतना समझ लें, आप उस दौड़ में शामिल हो गए हैं जो सफलता के सामने है। मतलब ये आपका 25 नंबर कहीं नहीं जाएगा, बस हमारे ऊपर विश्वास रखाइए। और काशी नगरी से हर हर महादेव का नारा लगाते हुए सारे सेशन को फॉलो करिए, रिवीजन करिए, शेयर करिए, सब आपके काम। और सुबह सुबह के नहीं, शाम को एक हिंदी की क्लास आती है, अगर उसे आप लेते हैं ना तो आपके अंदर एक जादुई तरंगें उत्पन्न होंगी। हिंदी के तो वैसे हमने बेसिक क्लास दे रखे हैं, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, अन्य जगहों पर बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, जहां जहां पूछे जाते हैं सस्सी वगैरह, सबका निचोड़ हमने दे रखा है, प्रैक्टिस भी करा रखा है। लेकिन अगर आप इस सेशन को जो 9 बजे आता है, डेली 9 से 9:30 बजने के बीच में रात में आता है, जहाँ पे डाउट क्लास आता था, अगर आप डेली लेते हैं ना तो कोई माइकलाल नहीं है, हिंदी में एक भी नंबर आपका काट ले। 2 मैराथन हो गए। कल हमने कराया था रस के बारे में, पूरा रस अभी जाकर देख लीजिए। परसों कराया था हमने पूरा समास और संधि के बारे में, निचोड़ पूरा दे दिया था। तो देखिए, प्रैक्टिस भी कराया है ना। तो हर एक चीज़ आपके सामने है, आप जैसा उसे लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने भाइयों बहनों को शेयर करें, जिससे कि वो भी सफलता के कगार पे जा सके। हम आपको हर एक चीज़ देंगे, डिटेल्स के माध्यम से देंगे। यह फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करेंगे हम, है ना। मतलब कि एक तरह से यह नहीं करेंगे कि बस आपको पास होने भर का दे देना, आपको सुपर टेट तक की सारी चीज़ दी। आज देखिए, तरंग हमने स्टार्ट किया है, तरंग ध्वनि। इसमें 3 क्लास आएंगे, 3 क्लास आएंगे तरंग ध्वनि पर केवल। इसमें सब कुछ पढ़ेंगे। आज हमको पढ़ना है दोलन, कंपन व तरंगे क्या होती हैं, किस प्रकार से बनती हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं पूछ लेता है। जैसे कि सिलाई मशीन किसका एग्जाम्पल है, लोलक की गति किसका एग्जाम्पल है, ये सब सारी चीज़ें पूछ लेता है। तरंग गति क्या होती है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तरंग चाल क्या होता है, ये सारी चीज पढ़ने वाले। तरंग के प्रकार क्या होते हैं, तरंग के 2 प्रकार होते हैं। एक तरह से बात करें, तरंग की गति की दिशा के ऊपर डिपेंड करने वाले अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य हो गया। एक होता है संचरण के आधार पर। तरंगे 2 प्रकार के होते हैं, जैसे यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो यांत्रिक तरंग तक हम पढ़ेंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज यहाँ तक पढ़ने वाले। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं दोलन या कंपन। दोलन तरंगे या फिर कंपन तरंगे क्या होती हैं। जैसे हम बात करें प्रशिक्षु, मान लीजिए दोलन तरंग की बात करें तो आपको पता होगा कि मान लीजिए एक आपके घर में वॉच होगा, घड़ी होगी, जो बोलता है अलार्म घड़ी, घर में लगा होता है। उसमें देखते होंगे एक अलार्म है, घड़ी है, वो 1 घंटे बाद टन 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 बोलती है। 12 बजा तो 12 बार टन 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 12 बार बोलेगी। अगर 1 बज गया तो 1 बार टन, खूब तेजी से आवाज करेगी। 2 बजा तो टन टन, फिर 3 बजा तो टनटना देगी, 3 बार करेगी ना। इस तरह की आवाज आती है। मतलब कि एक तरह से यहाँ पर आधार है हमारा, आधार के बेस या जो बीच में होता है ना, इसे बोलते हैं बेस, यानी कि इसे बोलते हैं साम्य स्थिति। तो याद रखेंगे, साम्य स्थिति मतलब कि बिल्कुल आधार में यहाँ पर एक लोलक बांध देते हैं बिल्कुल टाइट। अब यह अपने गति के इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर आया। अब यह एक प्रकार के पूरा एक दोलन कंप्लीट कर लिया। कैसे, इधर गया, इधर आया तो यह आधा कंप्लीट हुआ, फिर इधर गया तो इधर आया, यह पूरा कंप्लीट हुआ। मतलब एक दोलन इसका कंप्लीट हुआ। इसके गति को ही दोलन गति या फिर कंपन गति कहते हैं। अब इसमें आवृत्ति और कंपन में बहुत अंतर है। तो जब आवृत्ति की बारी आएगी तो आवृत्ति देखेंगे, पहले कंपन पढ़ लेते हैं। वहां पर जब आवृत्ति पढ़ेंगे तो हम समझाएंगे दोनों में क्या अंतर है ना। देखिए, यदि कोई पिंड अपनी साम्य स्थिति के दोनों ओर इधर 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 उधर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं, उस पिंड की गति को दोलनी गति कहते हैं या फिर कंपनी गति कहते हैं। समझ में आया। जैसे लोलक की गति हो गया, सिलाई मशीन लुपलप लुपलप करता है, आपने देखा एक ही जगह पे ठाई ठूस करता रहता है ना, मतलब सिलता रहता है भाई, इसका मतलब यह हो गया। और झूले की गति मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, सावन का महीना भी आने वाला है ना। ठंडी खत्म हो गई, फिर इसके बाद सावन स्टार्ट होगा। सावन कब स्टार्ट होता है हमको नहीं पता भाई, बताना। देखना सावन मतलब सावन, देखो झूले की गति इधर इधर एक जगह लटकी हुई होती, इधर इधर। अब उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जब झूले पे बैठा हुआ व्यक्ति खड़ा हो जाए, जब झूले पर बैठा व्यक्ति बैठ जाए, जब झूले पर बैठा हुआ व्यक्ति की लंबाई बढ़ा दी जाए, वजन बढ़ा दिया जाए, तो इस सारी चीजें हम बताएंगे। आगे पढ़ते चलिए। तो लोलक की गति, सिलाई मशीन की गति, सिलाई मशीन में सुई की गति, सिलाई मशीन गति नहीं, सिलाई मशीन में सुई की गति, फिर इसके बाद झूले की गति। ये कैसे एग्जाम्पल हैं, दोलन के या फिर कंपन गति के एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। अब तरंग गति क्या होता है मित्रों, तरंग गति किसे कहते हैं, किसी माध्यम में उत्पन्न विक्षोभ को ही तरंग गति कहते हैं या फिर लहर कहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि
हमारे बगल आपके यहाँ भी तालाब वगैरह होंगे, पोखर वगैरह होंगे, पोखरे वगैरह, तो उसमें हम बचपन में हम लोग क्या करते थे, जो आता था चिक्का, ढेला जिसे बोलते हैं भाई, गाँव घर में जो पड़े रहते हैं रोड पर। तो अब तो बच्चे खेलते नहीं, अब तो बच्चे वीडियो गेम चाहिए, मोबाइल चाहिए, अब तो ऐसे। लेकिन हम लोग के समय ये सब नहीं होता था। हम तो जब बीटेक करने गए फर्स्ट ईयर में, तो उसके बाद हमको मिला मोबाइल वगैरह। लेकिन अब के बच्चे छोटे हैं, मोबाइल तो टनटना देंगे, तुरंत पता नहीं क्या क्या कर देंगे, फोन मिला देंगे, सब कुछ कर। भाई छोटा है, 1 साल का है, वो भी मजा ले लेगा मोबाइल का, बिल्कुल। वो हर एक चीज़ जानना स्टार्ट कर देगा, भले उसको समझ में ना आए, लेकिन हर एक चीज़ चलाना, गाना बजाना, ये सब सारा सीख जाता है बच्चा। लेकिन पहले क्या होता था, हम लोग चिक्का उठाते थे ढेला, उसको तालाब में ऐसे खींच के मारते थे, है ना। जब मारते थे तो वह तालाब में सन 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 ऐसे नाचते हुए जाता था। उसे बोलते कितना डुबकी खाया भैया, हम कहते थे भैया 5 डुबकी हमारा खाया। तो दूसरा उठाता था, वो मारता था भैया हमारा 10 डुबकी खाया। मतलब ये डुबकी खाना, उसमें यह नहीं दिखना हमको डुबकी कितना खा रहा है, हमको यह देखना है उस शांत जल में जो हमने पत्थर का टुकड़ा फेंका, वो कैसे कैसे घुमा, इसी को विक्षोभ कहते हैं। वो विक्षोभ उत्पन्न किया, ठीक है, इस बात को। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, रस्सी खस्सी खेलते हैं ना, रस्सा कस्सी, जिसे हम ऐसे पकड़ लीजिए एक तरफ रस्सी, एक तरफ बांध दीजिए, ना भी बांधे तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे खूब कस के रस्सी को झटकारेंगे तो रस्सी अपने आप में ऐसे ऐसे विक्षोभ उत्पन्न करेगा, है ना। तो बस उसी को कहते हैं तरंग की गति। मतलब तरंग की गति कैसे होती है, बिल्कुल ऐसे ऐसे होती है भाई। मतलब कहीं से बधा हुआ, बात करें यहाँ से बधा हुआ है तो इसको झटकारा हमने तो ऐसे बना दिया। अभी इसके बारे में जिक्र करते हैं। अब इसी से उत्पन्न होता है तरंग गति, समझ में आ गया, है ना। अब आते हैं तरंग दैर्ध्य, यानी कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ, जिससे कि किसी कण के एक पूरे चक्कर में, किसी कण का एक पूरा चक्कर, कंपन के इधर उधर की पूरे चक्कर, एक पूरे चक्कर को ही कहते हैं हम क्या, तरंग दैर्ध्य। मतलब मित्रों बात करें, देखिए यहाँ से कोई तरंग निकला, यहाँ से निकला, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया, और यहाँ पर जो बनाया है इसे कहते हैं अर्ध तरंग। लेकिन फिर से यहाँ से गया तो इसे अर्ध पूर्ण तरंग दैर्ध्य कहेंगे। तरंग दैर्ध्य का ही जो यूनिट होता है उसे मीटर कहते हैं। तरंग दैर्ध्य का मतलब होता है दूरी होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये टफ होता है। टफ यानी कि हम इसे क्या बोलते हैं, टफ को एक हिंदी में क्या बोला जाता है, टफ को हिंदी में क्या बोला जाता है भाई, स्ट्रिंग। और क्रस्ट को गर्त बोला जाता है। इसे बोलेंगे स्ट्रिंग, इसे बोलेंगे गर्त, हिंदी में गर्त बोलेंगे, और इसे टफ और क्रस्ट बोला जाता है। तो एक यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे एक तरंग दैर्ध्य कंप्लीट हुआ, ठीक है, एक डिस्टेंस हो गया। तरंग दैर्ध्य का मतलब दूरी, इस तरह से या समझ में आ गया तरंग दैर्ध्य क्या होता है। अब आते हैं तरंग चाल की तरफ। अब देखना, तरंग जितनी दूरी तय करती है, तरंग दैर्ध्य भी उतना बढ़ता चला जाता है ना। तो मतलब दूरी पे डिपेंड कर रहा है तरंग दैर्ध्य, यह चीजें हमको याद होना चाहिए। अब तरंग चाल क्या होता है, अब आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। याद रखना, तरंग द्वारा आगे बढ़ने की क्रिया को, जितना वो तेजी से रफ्तार से आगे बढ़ रही है उसी को हम चाल कहते हैं। जिस चाल से वो बढ़ रही है, जिस स्पीड से, जिस दर से आगे बढ़ रही है। दर का मतलब होता है टाइम से भाग दे देना किसी चीज में, तो दर निकल के आ जाता है। तरंग जैसे विस्थापन समय की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं विस्थापन बटे समय, मतलब विस्थापन मतलब एक तरह से वेग, मतलब एक तरह वेग बटे मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड या नीचे सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आ जाता है त्वरण में, यानी कि एक्सीलरेशन जिसे कहते हैं। तो तरंग चाल का मतलब तरंग द्वारा आगे बढ़ने की जो दर होती है उसे कहते हैं तरंग की चाल। मतलब तरंग की चाल बराबर हम कहें कि v = होता है, आपको पता होना चाहिए, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय होता है। अब दूरी बटा समय यानी कि v बराबर, अगर तरंग में देखेंगे तो v बराबर होता है दूरी का मतलब लेमडा, दूरी का मतलब लेमडा भाई, अभी तो दिखाया यहां से यहां तक लेमडा की दूरी है, लेमडा और बटे टी। अब ये जो टी है ना, यही होता है आवर्तकाल। जितने समय में ये आपका एक चक्कर पूरा कंप्लीट किया वो हो गया आवर्तकाल, टाइम। अब यही आवर्तकाल बराबर होता है, एक आवर्तकाल बराबर 1/t बराबर होता है n होता है, इसी बोलते हैं f से फ्रीक्वेंसी। एक फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t, तो हम 1/t के प्लेस पर, यहाँ पर 1/t के प्लेस पर लेमडा इंटू 1/t के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। यानी कि v बराबर क्या आ गया हमारा फार्मूला, तो बता देंगे लेमडा इंटू एफ। तो याद रखना ये दोनों फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर n भी लिखा होता है, तो v = आप कर सकते हो लेमडा इंटू n, ये भी हो गया। तो दोनों फार्मूला याद हो गया आपको, बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिए, इस पर हम प्रश्न लगवाएंगे न्यूमेरिकल। अब इसके बाद आ जाते हैं तरंग के प्रकार। तरंग के प्रकार कितने होते हैं, तो बताएंगे सर तरंग के जो प्रकार होते हैं उसको 2 आधार पे हम निकाल सकते हैं तरंग के प्रकार में। एक होता है भाई तरंग के संचरण की दिशा के आधार पर, एक होता है तरंग की गति की दिशा के आधार पे। तरंग का गति किस प्रकार से है ना, एक होता है संचरण की दिशा के आधार पे। तो पहले हम देख लेते हैं तरंग के गति की दिशा के आधार पे। गति की दिशा आज खत्म करेंगे, और संचरण में यांत्रिक तरंगे पढ़ेंगे, उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंगे कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगे थोड़ी लेंदी हैं, इस वजह से कल पढ़ेंगे, है ना। अनुप्रस्थ तरंगे, देखिए अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं, इसे बोला जाता है, अनुप्रस्थ तरंगों को बोला जाता है ट्रांसवर्स वेव्स। क्या बोला जाता है, ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव का मतलब हो गया, मतलब मित्रों कि ऐसी तरंगे या फिर वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण, जो जिसमें तरंगे चल रही हैं, उस माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होती हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अनुप्रस्थ तरंगे। फिर से सुनना, जिस माध्यम में तरंगे चल रही हैं साथियों, जिस माध्यम में तरंगे चल रही हैं, उस माध्यम में तरंगों की दिशा के चलने के दिशा के लंबवत, देख रहे हैं लंबवत, लिख रहे हैं लंबवत संचरण करती हैं कण। अगर लंबवत संचरण करने लगती हैं कण उस माध्यम में, तो उस माध्यम में, जिस माध्यम में तरंगे चल रही हैं, उसको कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। समझ आ गया भाई? लंबवत संचरण करेगी तो अनुप्रस्थ तरंगे। अगर लंबवत ना संचरण करके, लंबवत संचरण करने का एक हम एग्जांपल भी देते हैं, जैसे रस्सी को आप झटकारिए, ऐसे झटकारेंगे तो लंबवत इधर ऊपर नीचे करेगा, टफ एंड क्रस्ट बनाएगा, तो यह होगा हमारा क्या? अनुप्रस्थ तरंगे होंगी। अनुप्रस्थ तरंगे में जैसे प्रकाश तरंगे आती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे में आती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे में ध्वनि तरंगे होती हैं, है ना? तो अनुप्रस्थ तरंगे में प्रकाश तरंगे आप कह सकते हैं, या फिर टफ और क्रस्ट बनाती हुई, या फिर श्रृंग और गर्त बनाती हुई जब तरंगे आगे बढ़ती हैं तो उसे हम कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। प्रकाश की तरंगे हमेशा सीधी नहीं चलती हैं, याद रखना, प्रकाश की तरंगे ऐसे ऐसे भी संचरण करती हैं, तो इस वजह से अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। और प्रकाश की तरंगे फैल के चलती हैं। अगर न्यूटन बाबा ने कहा था कणिका के रूप में भी चलती हैं, लेकिन बाद में वो चीज़ें फेल हो गई थी, तो प्रकाश तरंगे कणक के रूप में नहीं चलती है। अगर कण के रूप में चलती तो निर्वात, मतलब कि विवर्तन को फॉलो करती, विवर्तन को फॉलो नहीं करती है ना? तो याद रखेंगे साथी। अब एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए दो पास पास के वाले श्रृंग और गर्त के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? एक तरंगदैर्ध्य कहते हैं। जैसे एक पास, एक श्रृंग, एक गर्त की दूरी को क्या कहेंगे? तरंगदैर्ध्य कहेंगे। बस इस रूप में चलती है हमारी अनुप्रस्थ तरंगे। समझ में? अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश तरंगे होती हैं, इस बात को याद रखना। प्रकाश तरंगे चुंबकीय तरंगे के रूप में भी चलती हैं। कण और चुंबक के रूप में दोनों तरीके से वह अपना अस्तित्व रखती हैं। इस वजह से बोला जाता है प्रकाश तरंगों को द्वैती प्रकृति, यह इक्वल टू लैम्डा अपान में पी, है ना? याद रखेंगे भाई। इसके बाद अनुदैर्ध्य तरंगे, यह ट्रांसवर्स वेव हो गया, यह होता है यह ट्रांसवर्स वेव हो गया। इसे क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल हमको समझ में आ रहा है भाई, लॉन्गिट्यूडनल हमको समझ में आ रहा है कि लॉन्गिट्यूड मतलब कि पैरेलल चलेगी भाई। वह लंबवत चल रहा था, लंबवत कण के लंबवत गति कर रहा था तो उसे बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। अगर कण के पैरेलली सीधा चलेगा तो उसे बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंगे। साफ साफ वह तरंगे जिसमें माध्यम के कण उसके तरंग के, मतलब माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के पैरेलली चलें, समांतर चलें, समांतर क्रम में चलें, उसे बोलेंगे, उस कंपन को, उस तरह के कंपन को बोलेंगे अनुदैर्ध्य तरंगे बोलेंगे। जैसे बात कर लें, जैसे बात करें स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे खींचकर छोड़ दीजिए तो स्प्रिंग में क्या होगा? जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई एक तरह से मतलब एक तरह से कोई आधार है, यहाँ पर आपने स्प्रिंग को फंसा दिया। ऐसे स्प्रिंग पहले ऐसे था, पहले आराम से स्प्रिंग देख रहे हैं, कहीं भी ज़्यादा और ज़्यादा खींचा तना नहीं है, लेकिन बाद में अगर हम इसे एक बार खींच देंगे तो ऐसे में एक बार वह क्या करेगा? विरलन होगा, मतलब एक तरह संपीड़न, फिर विरलन, ऐसे ऐसे, फिर विरलन, फिर मतलब फिर सघन होगा, फिर जाके विरलन, दूर दूर, मतलब इस तरह से संरचना हमको दिखेगी, पहले दूर फिर पास, पहले दूर फिर पास, पहले दूर फिर पास। तो इस प्रकार से जो कण चलते हैं, जो तरंगे चलती हैं, उसे बोलते हैं हम लोग अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे कैसे चलती हैं? स्प्रिंग के संपीड़न और विरलन करती हुई चलती हैं। संपीड़न और विरलन करती हुई जाती हुई तरंगों को हम किस प्रकार के तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एग्जाम्पल होगा ध्वनि तरंगों का, याद रखना। ध्वनि तरंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ भी होती हैं, अनुदैर्ध्य भी होती हैं, क्योंकि चुंबक के प्रकार भी चलती हैं, मतलब चुंबकीय तरंगों को भी हम प्रकाश तरंग के रूप में कहते हैं। जैसे बात करें गामा किरणें हो गई, प्रकाश तरंगे तो होती हैं, पर गामा किरणें, क्या प्रकाश में हमारा गामा किरणें नहीं होती? बिल्कुल होती हैं, वेवलेंथ में, मतलब कि यूवी किरणें जो आती हैं, अब उसमें पहले गामा किरणें होती हैं, फिर अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट में 7 किरणें होती हैं, फिर उसके नीचे देखेंगे तरंग आवृत्ति और घटता, मतलब आवृत्ति के क्रम में बता रहे हैं आपको। सबसे ज़्यादा आवृत्ति रखने वाला गामा किरण, फिर उसके बाद यूवी, फिर उसके बाद यक्स किरण, फिर उसके बाद आपका अवरक्त किरण, फिर उसके बाद दृश्य किरण, फिर उसके बाद अवरक्त किरण के बाद जो हम लोग जो इलेक्ट्रिक चूल्हा में यूज करते हैं, अवरक्त किरण, वही। इसके बाद आ जाइए नीचे तो लघु रेडियो वेव्स, फिर इसके बाद दीर्घ रेडियो वेव्स। यह हो गया ऊपर से नीचे का क्रम, जो कि एक तरह से आवृत्ति घटता हुआ क्रम है और तरंगदैर्ध्य बढ़ता हुआ क्रम है। तो तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा किसका होगा? गामा किरणों का, जो कि वेध देता है लगभग 40-60 सेंटीमीटर की दीवार को, है। तो उसका वेवलेंथ यानी कि पेनिट्रेशन जो पावर होता है बहुत ज्यादा होता है, और पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा कम होगा दीर्घ रेडियो वेव का, फिर इसके ऊपर लघु रेडियो वेव, फिर इसके ऊपर
दृश्य अवरक्त, फिर उसके ऊपर दृश्य, फिर उसके ऊपर यक्ष, फिर उसके ऊपर यूवी किरणें, फिर उसके ऊपर गामा किरणें होती हैं। इस प्रकार से आप याद कर लीजिए, जो कि बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अनुदैर्ध्य समझ गए। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे में बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है भाई। यांत्रिक तरंगों के लिए विद्युत चुंबकीय कल पढ़ेंगे। अब जो यहाँ पर समझना है आपको यांत्रिक तरंगे, ध्यान से देखना है। यांत्रिक तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं, यांत्रिक तरंगों के चलने के लिए क्या हमको माध्यम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है ना। और यांत्रिक तरंगे वो भी होती हैं जो जिसको माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती है। मतलब यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं, लिख लीजिए, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक मैकेनिकल वेव्स बोलते हैं इसे, है ना। यांत्रिक तरंगे वे तरंगे हैं जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती हैं जिनको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है भाई, याद रखेंगे। या फिर वे तरंगे जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है उसे यांत्रिक तरंगे कहते हैं भाई। यांत्रिक का मतलब क्या, मैकेनिक्स मतलब कोई चीजें आनी चाहिए माध्यम में तभी वो संचरण कर पाएगा, अन्यथा नहीं करेगा। जैसे कि ध्वनि कभी क्या मतलब कि निर्वात में संचरण करेगा, नहीं करेगा निर्वात में संचरण। उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, चाहे वह ठोस माध्यम हो, चाहे वह आपका मतलब तरल माध्यम हो, चाहे वह गैसीय माध्यम हो, हवा। तो यह माध्यम की आवश्यकता होती है उसे, इस वजह से ध्वनि संचरण करती है। अन्यथा अगर अंतरिक्ष में देखो तो साउंड नहीं ट्रेवल करता है, क्योंकि वहां पर माध्यम होता ही नहीं है। इस प्रकार समझ जाएंगे ना भाई। अब पहला यांत्रिक तरंगों में जल की तरंगे हो गई, ये भी यांत्रिक तरंगे हैं। जैसे ध्वनि की तरंगे हो गई, ये भी यांत्रिक तरंगे हैं। तो ये ऐसी तरंगे, और स्प्रिंग की तरंगे हो गई, स्प्रिंग खींच दिए छोड़ दिए, ये भी यांत्रिक तरंगे हो गई, है ना, क्योंकि उसमें भी तो मैकेनिकल वेव्स है। यानी कि अनुदैर्ध्य तरंग भी यांत्रिक तरंगों में आ जाएगा। ये तरंगे अनुप्रस्थ भी होती हैं, अनुदैर्ध्य भी होती हैं। इस प्रकार से याद रख लेना, जो यांत्रिक तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में भी कार्य करती हैं और अनुदैर्ध्य के रूप में भी होती है भाई। लोलक की गति क्या है, सिलाई मशीन की गति क्या है ना। तो ये सब दोलनी गति है ना। तो उसमें अगर अनुप्रस्थ गति की बात करें, रस्सी हिलाए, अनुप्रस्थ हो गया। अनुदैर्ध्य का मतलब लॉन्गिट्यूडनल मतलब कंपन के गति के लंबवत भी, और कंपन के गति के पैरेलल भी। कंपन की गति की लंबवत की बात करेंगे तो ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि अनुप्रस्थ, अगर उसके पैरेलल बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यानी कि अनुदैर्ध्य गति तरंगे। इस प्रकार के मतलब कि यांत्रिक तरंगे जो होंगी उनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और यह तरंगे अनुप्रस्थ भी हो सकती हैं, अनुदैर्ध्य भी हो सकती हैं। इस प्रकार से याद रख लेना। इसको ध्वनि तरंगे भी कहते हैं। यांत्रिक तरंगों को ध्वनि तरंगे के रूप में भी जानते हैं साथियों। परंतु सभी यांत्रिक तरंगे क्या हमारी सुना जा सकता है? सभी यांत्रिक तरंगों को क्या सुना जा सकता है? कभी आपने सुना है? तो सभी यांत्रिक तरंगों को सुना नहीं जा सकता। उसमें बहुत सारी होती है। जैसे पहला सबसे होता है ऑडिबल साउंड यानी कि श्रव्य ध्वनि तरंगे। सबसे पहला होता है श्रव्य ध्वनि तरंगे, श्रव्य ध्वनि तरंगे बताते हैं इसके बारे में। पहला, दूसरा देखना, श्रव्य ध्वनि तरंगों के बाद, श्रव्य ध्वनि तरंगों को बोलते हैं ऑडिबल साउंड। ऑडिबल साउंड के बाद दूसरा एक होता है साथियों, दूसरा हो जाए पराश्रव्य। इसके पहले एक और आता है ना, इसके पहले एक और आता है, लिख लीजिए अपश्रव्य ध्वनि तरंगे। अपश्रव्य के बाद पराश्रव्य देखा जाएगा। अपश्रव्य ध्वनि तरंगे एक होता है, तीसरा होगा पराश्रव्य। यह बहुत ज्यादा तेज होती है इसकी आवाज, पराश्रव्य। तो पहले आता है ऑडिबल साउंड, यानी कि हम बात कर लेते हैं श्रव्य ध्वनि तरंगे। श्रव्य ध्वनि तरंगे वह ध्वनि तरंगे होते हैं जिसको मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। इसकी जो आवृत्ति होती है, जो श्रव्य ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से ज्यादा। 20 हर्ट्ज क्या है? ध्वनि तरंगों के मापक की इकाई है, ठीक है ना। ध्वनि तरंगों की मापक इकाई या फिर आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होता है। 20 हर्ट्ज से ज्यादा, 20 किलो हर्ट्ज से कम, 20 किलो हर्ट्ज से कम होता है। मान लीजिए यहां पर लिख देते हैं हम यक्स, 20 किलो हर्ट्ज से कम होता है, 20 किलो हर्ट्ज से कम होता है। इसका क्या फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज बोलिए या फिर 20,000 हर्ट्ज बोलिए, बात तो एक ही है। 1000 बराबर 1 किलोमीटर, तो 20,000 हर्ट्ज बोलिए या फिर 20 किलो हर्ट्ज बोलिए। तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक के बीच में जो ध्वनि आपकी आवृत्ति होती है उसे मनुष्य द्वारा सुना जा सकता है। ऐसी ही आवृत्ति को हम क्या कहते हैं? ऐसी आवृत्ति वाले तरंगों को क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं, जिसको मनुष्य सुन सकता है। इसे ऑडिबल साउंड कहते हैं। बस इतना पूछा जाता है, मनुष्य किस प्रकार की ध्वनि को सुन सकता है, तो बता देंगे श्रव्य ध्वनि तरंगों को 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। इस बात को याद रखना, या फिर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक। अब दूसरा आता है अपश्रव्य ध्वनि तरंगे। अपश्रव्य ध्वनि तरंगे ऐसी ध्वनि तरंगे होती जो बड़े स्रोत से निकलती हैं। जैसे कि कहीं जमीनें फट गया, कहीं बहुत बड़ी बड़ी पर्वतें लड़ गई, कहीं महासागरी तरंगे उत्पन्न होने लगी, तो वहां से जो हमारे अर्थक्वेक्स होते हैं, अर्थक्वेक भी एक प्रकार का LSP यानी PSL तरंगे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और
लॉन्गिट्यूडनल्स, ये वेव्स होते हैं PSL, जो कि अलग अलग तरीके से चलते हैं। सबसे खतरनाक प्राइमरी होता है ना, तो बहुत खतरनाक तरीके से चलता है। तो ये तरंगों को सुनने वाले जीवों को हम क्या कहेंगे, अपश्रव्य जीव कहेंगे, है ना, जो कि इस ध्वनि को सुन सकते हैं। और ऐसे तरंगों को जो कि 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती हैं, उसे क्या बोलेंगे, अपश्रव्य तरंगे बोलेंगे। इस बात को याद रखना भाई, ठीक है ना। पराश्रव्य बताते हैं। और ऐसी तरंगों को कौन कौन से जंतु सुन सकते हैं, आपसे पूछा जाता है। जैसे कि भूकंप के साउंड को आप देखते हैं, जिनका कान जमीन के पास सटा होता है, जैसे कुत्ते सुन सकते हैं, कान में ऐसे लगा के सोते हैं हमेशा, ऐसे नहीं सोते हैं। कभी सोने देखा, ऐसे सोते हुए देखा है कुत्तों को, नहीं ना, ऐसे सोते हैं कुत्ते, कान लगा होता है जमीन में, तो कुत्ते सुन सकते हैं। देखते हैं आहट बहुत तेज पहचानते हैं। रात में हमको कुछ नहीं सुनाई देगा, लेकिन कोई दूर से आ रहा है, उनको आहट सुनाई देगा, भौंकने लगते हैं। तो इस प्रकार से आहट के लिए लोग कुत्ते पालते हैं। कभी एक बच्चा था, क्वेश्चन पूछा, सर कुत्ते क्यों पाला जाता है? भाई कुत्ते पहले एक ऑप्शन, मतलब अब क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं या फिर लोग अब शौकिया पालने लगे, शौक में भी कुत्तों को पालने लगे हैं। जो आते हैं ना छोटे छोटे कुत्ते, उनका कुछ मतलब नहीं है। कुत्ते वो जो कि घर के बाहर रखो तब तो कोई मतलब निकलेगा। बहुत बड़े लोग हो तो घर के बाहर रख लो, बहुत बड़े पैसे वाले हो तो अगर कुत्ते पालते हो तो उसका मतलब नहीं। जैसे हम लोग के कुत्ता है तो घर में ही पड़ा रहता है, ना बाहर जाता है ना अंदर, मतलब कभी काल के बस टहलने जाता रहता है, बस यही, वो बाहर नहीं रहता है, तो उसका कुछ मतलब नहीं है ना। मतलब बाहर रहे, आहट पहचान कर भौंके भांके ये सब करे तो उसका मतलब निकलता है कुछ, अन्यथा कुत्ते इसी वजह से पालते हैं कि आहट को बताए। अब दूसरी बात, और कौन से जंतु इसमें आएंगे? चूहा हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया, और हृदय की धड़कन हो गई, बिल्ली हो गई। तो ये सारे जीव जंतु जो इसमें हैं अपश्रव्य ध्वनि तरंगे वाले होते हैं, जो अपश्रव्य ध्वनि तरंगे सुन पाते हैं। हम आपको बताते हैं अभी डेसिबल, ध्वनि की इकाई को डेसिबल भी कहते हैं, आगे पढ़ेंगे उसको। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे, पराश्रव्य ध्वनि तरंगे ऐसी ध्वनि, इसे अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड से ही बना है, अल्ट्रासोनिक से ही बना है अल्ट्रासाउंड, याद रखना। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे वे ध्वनि तरंगे होते हैं जिसका जो आवृत्ति होता है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होता है। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक, 20 किलोहर्ट्ज 20 हर्ट्ज के बीच में श्रव्य ध्वनि तरंगे ह्यूमन के लिए होता है, और 20 हर्ट्ज से कम अपश्रव्य होता है, याद रखेंगे। और 20 किलोहर्ट्ज से अधिक वाले को क्या बोलेंगे? पराश्रव्य बोलेंगे। इसको सर्वप्रथम सबसे पहले गाल्टन नामक साइंटिस्ट ने खोजा था इसे, इस वजह से इसका नाम वही रखे थे, गाल्टन नामक सीटी से इसकी आवाज उत्पन्न की गई थी, विशेष सीटी से, तो इस वजह से इसका नाम पराश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं। इसको गाल्टन नामक सीटी, या फिर गाल्टन ने खोजा था, इस वजह से गाल्टन नामक सीटी से उत्पन्न आवाज थी। इस तरह से याद कर लेंगे। आजकल हमें याद रखेंगे जो कि पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होते हैं, या फिर क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, उससे भी इसको उत्पन्न किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, या फिर कह लीजिए क्वार्ट्ज ध्वनि उत्पन्न करने वाली एक तरह से भैया कह लीजिए कि अप्लायंस है, जो कि इससे द्वारा भी, क्वार्ट्ज द्वारा भी इसको उत्पन्न किया जा सकता है, पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को ना। तो इस प्रकार की ध्वनि तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पराश्रव्य ध्वनि तरंगे कहते हैं। इसका बहुत उपयोग है भाई। इसकी अधिक आवृत्ति कम तरंगदैर्ध्य के कारण इसमें अधिक ऊर्जा होती है। इसकी बहुत ज्यादा आवृत्ति होती है, देख लीजिए 20 किलो हर्ट्ज है, इस वजह से इसकी तरंगदैर्ध्य कम होती है। जिसकी आवृत्ति ज्यादा, हमने बताया है वेवलेंथ में, बता देते हैं, विवग्योर, विवग्योर GYOR, इसमें यूवी किरणें, इसे बोलेंगे अल्ट्रावायलेट रेज, वैगनी मतलब कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्ध्य वाला है यह, मतलब कि तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा, मतलब रेड की तरंगदैर्ध्य ज्यादा होती है, काफी दूर तक जाता है। जब तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो ऊर्जा भाई ऐसे ऐसे ज्यादा तेज करेगा कोई, तो दूर तक थोड़े जाएगा। जब कोई चीज सीधे जाएगा तब ना तेजी से जाएगा, मतलब इधर उधर न करे तो एनर्जी लॉस कम होगा। मतलब कि रेड किरणें बहुत तेजी से जाती हैं, इनका वेवलेंथ बहुत तेज होता है, और इनकी आवृत्ति कम होती है। आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है बैगनी किरणों की, फिर इंडिगो की, फिर ब्लू की, फिर ग्रीन की, फिर येलो की, फिर ऑरेंज की, फिर रेड की सबसे कम होती है। याद रखना भाई, जो रेड का वेवलेंथ होता है 10 के पावर 22 से लेकर 10 के पावर 20-22 के आसपास में होता है, यह होता है। ये चीज याद रखेंगे। मीटर में नापते हैं और आवृत्ति को हर्ट्ज में नापते हैं। तो बस वही चीज बता रहे हैं हम आपको, जिसकी आवृत्ति इतनी ज्यादा है तो मतलब इसमें ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होगा। जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा है, जिसकी आवृत्ति कम उसकी ऊर्जा कम होगी। इस बात को याद रखना, जिसकी ऊर्जा कम उसका तरंगदैर्ध्य यानी वेवलेंथ ज्यादा होगा। अब पराश्रव्य ध्वनि तरंगों के उपयोग होते हैं, हम आपको बता देते हैं। सबसे ज्यादा इसका उपयोग सोनार में किया जाता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, आपसे पूछा जाता है। सोनार एक युक्ति है, सोनार एक प्रकार की युक्ति है जिसे हम बोलते हैं साउंड
साउंड के बाद इसे बोलेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन यस ओ से साउंड बना, साउंड नेविगेशन एन ए से क्या बना, नेविगेशन बना, एंड रेंजिंग मतलब कि समझ सकते हैं आप, रेंज की बात कर रहे हैं, रेंजिंग है ना। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार का काम होता है किसी गहराई में, किसी समुद्र की गहराई में कोई चीज अगर डूब जाती है, कोई मटेरियल डूब जाती है, जैसे कि हमारा आपने देखा होगा भाई, बहुत सालों के बाद हमारा जो जहाज डूबा था एक ना, क्या नाम है उसका बताइए, उसको खोजा गया था, उसको इसी प्रकार से खोजा गया था, सोनार से खोजा गया था, क्योंकि उसमें जब हम लोग आवृत्ति डालते हैं, जब हम पराश्रव्य तरंगे छोड़ते हैं तो सोनार के माध्यम से वहां से लड़के आवाज आती है, तो उस आवाज से हम पहचान सकते हैं कि कौन सी यहाँ पे कोई वस्तु है कि नहीं है। फिर उसका छानबीन होता है, बाद में पता चला कि हमारा यहाँ पर जहाज भी डूबा हुआ है ना। तो याद रखिएगा। और पराश्रव्य तरंगों का बहुत उपयोग होता है, कहाँ कहाँ पे, संकेत भेजने में, उद्योग मशीनों के, कल पुर्जों के मशीन, जो आपके कालिक होते हैं, पहले चिमनी होती थी तो उसका कालिक, बड़े बड़े पावरोटी वगैरह वाले खान हो गए, बड़े बड़े चूल्हा, पहले हम लोग जो होता था चिमनी छत पे लगाते थे, उसके कालिक को साफ करने में, बड़े बड़े कंपनियों के, तो उसमें भी यूज होता है इसका। इसके बाद कह लीजिए भाई, कृषि में खाद, कीटों को मारने में, कीटों को नष्ट करने में यूज होता है, कृषि में होता है। इसके बाद कह लीजिए चिकित्सा के रूप में, चिकित्सा में जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, चिकित्सा में बहुत प्रकार से, जैसे कि अब तो ऐसा होने लगा है, अल्ट्रासोनिक होने लगा है, जिसमें कि भ्रूण की जांच हो जाती है, पथरी की जांच हो जाती है, पथरी मतलब कि स्टोन्स है ना, स्टमक स्टोन होते हैं, या फिर आपके गुर्दे में अगर स्टोन है, गुर्दे में मतलब किडनी में, अगर किडनी में स्टोन है ना, तो उसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, मतलब कि एक तरह से पराश्रव्य तरंगे, मतलब एक तरह से अल्ट्रासोनिक के माध्यम से उसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया जाता है, तोड़ने के बाद उसे मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है, डॉक्टर लोग करते हैं, उसमें रेड के मतलब एक तरह से किरणों के माध्यम से उसको तोड़ दिया जाता है, तोड़ने के बाद उसे छोटे छोटे पार्ट से करके मूत्र के मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है, बहुत दर्द होता है उसमें, है ना। तो इस प्रकार से हम इसका चिकित्सा में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, है ना। गुर्दे में पथरी होती है, बहुत आम बात हो चुकी है अब तो, बहुत लोगों के खुद ऐसे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, आज हम लोग पढ़ लिए किसके बारे में भाई, आज हमने पढ़ा भाई किसके बारे में, यांत्रिक तरंगों के बारे में, कल पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, ठीक है। चलिए धन्यवाद, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप बने रहिए, हम आपको पास नहीं बेहतरीन नंबर उठाएंगे। यह सेशन आप हमेशा देख सकते हैं, आप यूपी टेट का पेपर देने जाएं, सुपर टेट का पेपर देने जाएं, तब भी इस सेशन को फॉलो कर सकते हैं ना। धन्यवाद।